हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम विज़न का टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 74 तक हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 75 है वो है आपका एस्टिमेट कमेटी के बारे में। आपको पता होना चाहिए एस्टिमेट कमेटी में किस तरह से इन मेंबर्स होते हैं, क्या इनका रोल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सही आंसर है आपका 2 ओनली, यानी कि ये एग्जामिन करता है बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ये बात सही है, लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमिटी है ये ठीक है, लेकिन इसका रीज़न यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसका जो सही रीज़न है आपका वो है कि इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बिफोर डैट। मतलब स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि जो इसका नाम है कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमिटी ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बिकॉज इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट्स इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस कारण से इसे ये नाम दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिन्स ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ये गलत है, क्योंकि ये जो है एग्जामिन करता है एस्टिमेट जो कि इंक्लूडेड इन द बजट, और इस कारण जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में इकोनॉमीज़ या जिस तरह से उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके उस बारे में ये कंसल्ट करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 है आपका जोनल काउंसिल के ऊपर। देखिए, जो स्टेटमेंट है यहाँ पे उसमें सही ऑप्शन है आपका सी, बोथ 1 एंड 2। जोनल काउंसिल, ये बात सही है कि ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया था, और ये यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन की तरह एक्ट करता है सारे जोनल काउंसिल के लिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका रिमूवल ऑफ जजेस के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जजेस रिमूव किए जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये हमारा आर्टिकल 124 मेंशन करता है सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में, और आर्टिकल 218 मेंशन करता है हाई कोर्ट जजेस के बारे में। देखिए, जो ऑप्शन है यहाँ पे उसमें से सही है आपका ए, 1 ओनली, क्योंकि जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव, मतलब जो रिमूवल का ग्राउंड है से सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज का वो एक ही है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड है स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेसिडेंट को हम रिमूव करते हैं, ना कि जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए गलत है, क्योंकि अलग अलग ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हमारे जो हाई कोर्ट के जज हैं उसको रिमूव किया जा सकता है, जिसमें आपका मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी जैसे आपके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर हम आगे जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 78 अगर हम देखें तो ये है आपका हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी के ऊपर। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे वो गलत है। ये जो आर्टिकल 239A है ये बेसिकली जो दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज यूनियन टेरिटरी उससे कनेक्ट करता है, ना कि हमारे हाई कोर्ट से। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 भी जो है गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता है अगर हम हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करना चाहें। ठीक है, जो दिल्ली हाई कोर्ट आपका बना था वो हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के अंदर। आर्टिकल 241 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टेट करता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, यही आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट कमिटीज़ का क्या पर्पस नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, कि इसका कोई रोल नहीं है फेडरल कैरेक्टर, यानी कि स्टेट को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता और फेडरल कैरेक्टर नहीं है टू मतलब कि ऐसा कोई रोल नहीं है इनका कि और ज़्यादा फेडरल कैरेक्टर देना हो पॉलिसी मेकिंग के लिए। लेकिन हाँ, इनका रोल है टू रिड्यूस द एनॉर्मस वर्कलोड ऑन कैबिनेट, साथ में जो पॉलिसी का एग्जामिनेशन और इफ़ेक्टिव डेलीगेशन ये भी रोल है। साथ में ये भी रोल है कि सॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, ये सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखें तो वो है 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, कि नो इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत कैन बी क्वेश्चन एक्सेप्ट एन इलेक्शन पेटिशन प्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 80 का आंसर सी है, यानी कि एनी अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 81, तो ये है आपका इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर के बारे में।
तो आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है मेंबर का सिलेक्शन का, और साथ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि एज हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है पहला, ठीक है, वो गलत है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ये गलत है, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स वही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि एवरी थर्ड ईयर नहीं, एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म, और इलेक्शन हर सेकेंड ईयर होता है, ना कि थर्ड ईयर। ये नंबर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये कौन चेयर करता है, कौन सी मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर सही है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है जो लोकल गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर्स क्या नहीं है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो एसेंशियल फीचर नहीं है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि जब हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो उल्टे और डिसेंट्रलाइजेशन उसमें देखा जाता है, इससे जो पावर है वो और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होती है, इसलिए 3 गलत है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। और जो दूसरा दोनों ऑप्शन है वो सही है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजनरी, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे फीचर्स हैं, इसलिए नॉट क्या होगा, वो 3 होगा, यानी कि बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, जो कि है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये कन्वेंशन है क्या और इसमें इसका मेंबर इंडिया है क्या। तो देखिए जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर है आपका A1 ओनली, यानी कि ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफूलमेंट विच असर्ट्स, ये बात करता है कि रेफ्यूजी जो है अगर किसी क्राइसिस के कारण, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के कारण आपके कंट्री में आता है तो आप उसको वापस नहीं घुरा सकते हो, यही इसमें बात की गई है। नॉन रिफूलमेंट जब हम कहते हैं तो इससे ही कहते हैं। तो 1 सही है, 2 और 3 गलत है, क्योंकि इंडिया तो पहले इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है, कन्वेंशन का रेटिफिकेशन नहीं किया इंडिया ने। और जो दूसरा है कि यहाँ जो डेफिनेशन है वो डिफ़ाइन किया गया है। अगर आप NHRC को देखो तो उसमें आपका डेफिनेशन दिया गया है, जो जेनेवा कन्वेंशन है, साथ में 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, उसमें डिफ़ाइन किया गया है रेफ्यूजी को, ठीक है, हु इज़ अ रेफ्यूजी डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 ओनली होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपको पता है कि हमारे सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनका क्या रोल है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से डी होगा 1, 2 and 3, यानी कि उनका रोल है मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जो पॉल्यूशन होता है मैरीन पॉल्यूशन उसको कंट्रोल करने में, और साथ में जो कस्टम या एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने में। तो इस सारे में आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब कि जो वाटर वे हमारा जो वाटर से हमारा सराउंडेड है, ठीक है, हमारा जो पूरा पेनिनसुला, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये तीनों ही उसके रोल हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, यहाँ पे कुछ फेस्टिवल दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो देखिए जो ऑप्शंस जितने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि 1 and 3। देखिए 1 यानी कि ये जो व्यंजन द्वादशी है ये उड़ीसा में बनाया जाता है, ये एक वैष्णवाज का फेस्टिवल है, और ये 12th डे ऑफ द ब्राइट लूनर फेज ऑफ द मून इन द मंथ ऑफ मार्गशीर्षा में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए 1 सही है। दूसरा अगर आप देखो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे केरला नहीं बल्कि ये जो फेस्टिवल है ये आपका तेलंगाना का है, ठीक है। ये और ये एक बाइनियल फेस्टिवल है जो कि 2nd लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का कुंभ मेला के बाद। तीसरा जो है वो सही है कि न्योकुम जो है ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है वो बनाती है, अरुणाचल प्रदेश की निसी ट्राइब जो है वो बनाती है ये फेस्टिवल, तो ये सही है, ठीक है। तो 1 and 3 तो सही है, 2 गलत होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 अगर आप देखो तो इसमें जो पूछा गया है नॉट करेक्ट कौन सा है, तो देखिए दोनों ही गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान अपॉइंट होता भी है तो उसे 6 month का टाइम दिया जाता है, जब विद इन विच उसको किसी न किसी लेजिस्लेचर का पार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। तो
उसको किसी न किसी लेजिस्लेचर का पार्ट बनना पड़ेगा। ये हमारे आर्टिकल 164 में कहा गया है। उसी तरह जो मिनिमम एज है, यहाँ पे जो नंबर है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो स्टेट गवर्नर के ऊपर है। तो देखिए जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। जो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो अडॉप्ट किया गया है एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब फॉर्मुलेट होता है, मतलब कब इसे लागू किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ए, यानी कि जैसे ही जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है स्केड्यूल ऑफ इलेक्शन, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसका आंसर होगा 89A, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए ये एक स्पाइडर के स्पीसीज़ के ऊपर हमारे नरसिम्ह मेहता जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उनके ऊपर एक न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर, उसका नाम रखा गया, मतलब एक नया जाति खोजा गया स्पाइडर का और उसका नाम रखा गया नरसिम्ह मेहता। तो नरसिम्ह मेहता कौन थे? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपको का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर है कि ये एक वैष्णवाइट संत थे जो कि पायोनियर थे गुजराती लिटरेचर के। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।